आप अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं कि आप धूप में लेटे हैं और पता चल रहा है सूर्य की रोशनी आ रही, आप जो है आपका पेट भर रहा है। इसीलिए हमें शुद्ध ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधों को लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो पेड़ों की कटाई बंद करें और पेड़ लगाएं। ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं रोहित कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित इंस्पायर इंडिया पर। आप देख रहे हैं क्लास 10 साइंस का यह 5वां अध्याय जिसका नाम है जैव पराक्रम। इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें हम चित्रात्मक भाषा से पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये नोट्स होने वाले हैं और इसमें जो है आपको बेहतर समझ विकसित की जा सकती है। जब हमारे पास वो सुविधा है आपको दिखाने के लिए, तो हम लिखित भाषा में ही बात क्यों करें। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि यह क्या है और कैसे इसे पढ़ना है। ठीक है, देखिए जैव पराक्रम क्या है। ठीक है, जैव पराक्रम में सजीव और निर्जीव की बात करते हैं। ठीक है, क्या है सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव की पहचान कैसे करेंगे। देखिए सजीव की पहचान कैसे करते हैं। गति करना मतलब जब कोई व्यक्ति या कोई जीव मूवमेंट करता है, गति करता है, जैसे मैं इधर से उधर चल रहा हूं तो ये मेरा मूवमेंट है। ठीक है, तो गति करता है, जैसे दौड़ता है। जुगाली कौन करता है। जुगाली करने का मतलब जो जानवर लोग चारा खाने के बाद ऐसे करते हैं ना, इसे कहते हैं जुगाली करना। ठीक है, सांस लेना, प्रत्येक जीव सांस लेता ही है, उसी तरीके से उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, तो वृद्धि भी क्या है, एक प्रकार की ये सजीव की पहचान होती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, दौड़ना, जुगाली करना, सांस लेना, वृद्धि करना और प्रजनन में भाग लेना, ये सभी सजीवों की पहचान होते हैं। ठीक है मेरे भाई। अदृश्य आणविक गतिविधियां जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। सेकंड है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड में देखिए जीवित रहने के लिए शरीर की मरम्मत। ठीक है, क्या है, जीवित रहने के लिए शरीर की मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। यह अनुरक्षण कार्य करने वाले क्रम जैव पराक्रम कहलाते हैं। क्या समझा आपने कि सजीवों की पहचान कैसे करेंगे। वे दौड़ते हैं, वृद्धि करते हैं, सांस लेते हैं, प्रजनन में भाग लेते हैं। इस तरीके से सजीवों की पहचान की जा सकती है। अदृश्य आणविक गतिविधियां भी होती हैं जो जीवन के लिए उपयुक्त होती हैं, शरीर के लिए आवश्यक होती हैं। जीवित रहने के लिए शरीर की मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह अनुरक्षण कार्य करने वाले क्रम, यह अनुरक्षण कार्य करने वाले जैव मतलब जो क्रम है उससे ही क्या कहते हैं, जैव पराक्रम कहते हैं। तो यह क्या है, जैव पराक्रम। इसमें देखिए आप, यह पेड़ है, इसमें भी जीवन है। ठीक है, यह भी भोजन करता है सूर्य की रोशनी से। ठीक है, और यहाँ देखिए एक हिरन खड़ा है। ठीक है मेरे भाई, एक हिरन है जो घास खाता है। ठीक है मेरे भाई, ये घास खाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है जैव पराक्रम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें मछलियां भी हैं। तो वायु से लेकर, यहाँ वायु से लेकर स्थल पर और जल के अंदर सभी जगह जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैव पराक्रम क्या है ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। आगे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मुख्य जैव पराक्रम कौन कौन से होते हैं, यानी कि जैव पराक्रम में मुख्यतः कौन कौन सी चीजें उपयुक्त हैं। ठीक है, देखिए जीवन के अनुरक्षण, यहाँ पे अनुरक्षण है। ठीक है, जीवन के अनुरक्षण
के लिए 4 मुख्य क्रम आवश्यक हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पोषण है, सेकंड वहन है, ठीक है, वहन, और थर्ड पे श्वसन और उत्सर्जन। ये चारों जो होते हैं ये जैव पराक्रम की मुख्य अंग होते हैं, ठीक है। जैव पराक्रम के मुख्य अंग ये 4 होते हैं। कौन कौन से? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वहन। इसको हम एक एक करके समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसे जैव पराक्रम कार्य करता है। देखिए, फर्स्ट था पोषण, ठीक है। तो पोषण में क्या है? ऊर्जा और अन्य पदार्थों को शरीर में स्थानांतरित करने का क्रम। क्या कह रहा है? ऊर्जा और अन्य पदार्थों को शरीर में स्थानांतरित करने का क्रम पोषण कहलाता है। देखिए फिर से समझिए, ऊर्जा और अन्य पदार्थ, ऊर्जा और अन्य पदार्थ को शरीर में स्थानांतरित करने का क्रम पोषण कहलाता है। पोषण की विधि के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है मेरे भाई। पोषण की विधि क्या क्या होती है? देखिए, पोषण के प्रकार में समझते हैं। पोषण के प्रकार में स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण क्या है? देखिए, अकार्बनिक, क्या कह रहा? अकार्बनिक स्रोतों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? अकार्बनिक स्रोतों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनसे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण होते हैं, ठीक है। सभी हरे पौधे एवं कुछ जीवाणु, ये सभी जो हरे पौधे होते हैं, जो भी जितने भी पौधे, पेड़ पौधे हैं, वे सभी क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु क्या करते हैं? ये उदाहरण हैं किसके? स्वपोषी के, ठीक है। ये समझ लीजिए कि जो भी सजीव, ठीक है, जो भी सजीव या जो भी जीव होते हैं जिनमें जीवन है, जिसमें जीवन है, वे सभी क्या करते हैं? अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, जैसे विभिन्न पेड़ पौधे, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, विषमपोषी क्या है? विषमपोषी भोजन के लिए पर्याप्त या अपरोक्ष रूप में स्वपोषियों पर निर्भर करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक हिरन है, ठीक है। तो हिरन क्या करता है? स्वपोषी पर आधारित होता है। वह अपना भोजन स्वयं तो नहीं बना सकता ना, तो वह अपना भोजन नहीं बना सकता, तो वह जो है किस पर निर्भर होता है? पेड़ की पत्तियों, घास फूस पर, ठीक है। तो जो दूसरे पर निर्भर होता है उसे ही कहते हैं विषमपोषी, और जो स्वयं बनाते हैं खाना अपना, उन्हें कहते हैं स्वपोषी, ठीक है भाई। यहां तक की बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। तो पोषण के 2 प्रकार, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी में स्वयं अपना भोजन बनाते हैं और विषमपोषी में अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जो हम लोग हैं, जो मानव है, वह भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। आप सोच रहे होंगे कि हम जो है गैस जलाए और खाना खुद बनाते हैं। नहीं, आप क्या किए? जो चावल खेत में उगा, जो धान खेत में उगा, उसी से आप चावल बनाए हैं, ठीक है। जो गेहूं आपने खेत से लाया, उसको पिसवा के रोटी बनाया है,
ठीक है भाई। तो आप अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं कि आप धूप में लेटे हैं और पता चल रहा सूर्य की रोशनी आ रही, आप जो है आपका पेट भर रहा है, ऐसा नहीं है। तो मानव जो होता है वह क्या होता है, विषमपोषी होता है। समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वापोषी पोषण या प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, स्वापोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है मेरे भाई। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आइए समझते हैं। देखिए वह क्रम जिसमें स्वापोषी अपना भोजन बनाते हैं वही प्रकाश संश्लेषण का क्रम होता है। देखिए आवश्यक कच्ची सामग्री, कैसी आवश्यक कच्ची सामग्री, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं और जल, ये दो चीजें जो हैं, ये दो चीजें क्या होती हैं, ये आवश्यक सामग्री है किसके लिए, स्वयं का भोजन बनाने के लिए। यदि इनमें से एक भी चीज गायब हो गई तो वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आगे समझिए। आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं, सूर्य का प्रकाश फर्स्ट होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सेकंड पे होना चाहिए क्लोरोफिल, जिसे पत्तियों में मौजूद हरा वर्णक होता है, ठीक है। ये पत्ती है पेड़ की, इसमें जो है क्लोरोफिल होना चाहिए। तो दो चीजें ये जो है मुख्य हैं, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और इसमें परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, फर्स्ट परिस्थिति ये है कि सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और सेकंड होना चाहिए कि क्लोरोफिल उसमें मौजूद होना चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए रासायनिक समीकरण इसमें कैसे बनेगा कि 6CO2, इसका मतलब है कि 12 यूनिट में कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, 12 यूनिट में 6 यूनिट में कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और 12 यूनिट में क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना रहेगा उसका 2 गुना जल होना चाहिए। और दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये दोनों की उपस्थिति में यहां पर देखिए क्या क्या बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, यह ग्लूकोज का सूत्र है मेरे भाई, C6H12O6, ठीक है। यह ग्लूकोज का सूत्र है जो इसको ऊर्जा देता है। ग्लूकोज क्या करता है, इसको ऊर्जा दे रहा है। और यहां पर देखिए ऑक्सीजन जो है हमें मिल रही है, ठीक है, ऑक्सीजन मिल रही है और यहां पर जल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये समीकरण बैलेंस किया गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ये बात उम्मीद है समझ गए होंगे कि स्वापोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें 2 आवश्यक सामग्री लगती है जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होती है, और आवश्यक परिस्थितियां इसमें सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल होना जरूरी है। तो इन सभी चीजों का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, C6H12O6 जिसे ग्लूकोज कहते हैं, 6O2 जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, H2O जिसे जल कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट समझते हैं आगे क्या है। यहां तक की बात क्लियर हो गई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहेगी, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं कौन सी घटना होती है। देखिए फर्स्ट क्या है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ये जो है सूर्य है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। ये सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ा, ठीक है मेरे भाई।
उसने क्या किया, क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, रोक लिया। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के आने वाले प्रकाश को तुरंत पकड़ लेता है, ठीक है। और जब पकड़ लिया तो उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन कर दिया। जो जल के अणु हैं, ठीक है, ये क्या किया, प्रकाश ऊर्जा को यहाँ जो है अपने अंदर कैद कर लिया और उसके बाद जो ऊर्जा आई है, प्रकाश ऊर्जा आई है, उसे रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद कह रहा है जल अणुओं को, जल किससे किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलाकर जल बनता है। तो यह जो है क्या किया, यह टूट गया, इनको तोड़ देता है। क्या किया, अपघटन माने होता है तोड़ना। तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में तोड़ देता है, ठीक है। देखिए थर्ड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट या शर्करा जिसे कहते हैं, ठीक है, इसमें चेंज हो जाता है। तो उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें कौन कौन सी घटना होती है। सर्वप्रथम क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश आएगा और उसे जो है क्या करता है, क्लोरोफिल पकड़ लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है भाई। इसके बाद जो ऊर्जा रोक के रखा है, जो ऊर्जा रोक के रखा है उसका जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद जल के अणु दो भागों में टूट जाते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। आपने पीछे देखा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी परिस्थितियां क्या हैं। इसके बाद आपने देखा इसके दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो आप ये वाला जो रिएक्शन है भाई, ये वाला जो रिएक्शन है, प्लीज इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। इसको बैलेंस करना भी सीख लीजिएगा, हालांकि यहाँ पर बैलेंस करके ही दिखाया हूँ, ठीक है भाई। नेक्स्ट समझते हैं क्या है, ये आप देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, रंध्र। रंध्र कहाँ होता है आप जानते हैं। रंध्र जो होता है वो पत्तियों में होता है। मान लीजिए यह कोई पेड़ की पत्ती है तो इसमें जो है रंध्र होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे, आपको ऐसे नंगी आंखों से तो बिल्कुल दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए पत्ती की सतह पर मौजूद क्या है भाई, पत्ती की सतह पर मौजूद छिद्र, पत्ती की सतह पर मौजूद छिद्र ही क्या होता है, रंध्र होता है, ठीक है, जिसे स्ट्रोमाटा भी कहते हैं। यहां तक की बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। इसमें कार्य क्या क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान, इससे क्या होता है, जो ये छिद्र होते हैं ये उसी का बड़ा भाग दिखाया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये जो पत्तियां हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या करती हैं, लेती हैं और ऑक्सीजन को क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं। मनुष्य क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मनुष्य जो होता है, मानव जो होता है या जो जीव होते हैं वे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड
वो ग्रहण करते हैं और हमें बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए हमें शुद्ध ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधों को लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो पेड़ों की कटाई बंद करें और पेड़ लगाएं। ठीक है भाई। तो आगे देखिए, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या है? जल की हानि भी इन्हीं छिद्रों से होती है। जो पेड़ के जो इसमें जो है जल होता है, जो पत्तियों में पेड़ में जल होता है, वो इन्हीं छिद्रों से होकर क्या करता है, निकलता है। सुबह सुबह आप जाएंगे तो पेड़ की जो पत्तियां हैं उनके ऊपर जो है पानी लगा होता है। जो ओस पड़ती है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पेड़ की पत्तियां भी अपना पानी रिलीज करती हैं। ठीक है, आगे देखिए, छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह खुला छिद्र है, यह खुला छिद्र है। ठीक है भाई, ये खुला छिद्र है, ये बंद छिद्र है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, खुला छिद्र में द्वार कोशिकाएं होती हैं। द्वार कोशिकाओं द्वारा ही छिद्रों का खुलना और बंद होना होता है। ठीक है, तो यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। क्या है इसमें, छिद्रों के द्वारा कौन कौन सी क्रिया होती है? पहला, गैसों का आदान प्रदान, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, और तीसरा जो है छिद्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा? द्वार कोशिकाओं द्वारा होता है। तो आप इसका चित्र भी ध्यान रख सकते हैं। हालांकि अगर आ गया कि स्ट्रोमाटा क्या है, देखिए इंग्लिश आपको जरूर याद रख लेना है। यहाँ पर स्ट्रोमाटा लिखा हुआ है, हिंदी में रंध्र लिखा हुआ है। लेकिन मेरे भाई अब क्या करता है, पेपर में ऐसे पूछता है। ठीक है, स्ट्रोमाटा, ठीक है, स्ट्रोमाटा क्या है? ठीक है मेरे भाई, तो आप जो है हर लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहें। एग्जामिनर कैसी बॉल फेंकेगा आपको नहीं पता है, लेकिन आप प्रैक्टिस जब किए रहेंगे तो आप किसी भी बॉल को झेल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं क्या है, विषम पोषी पोषण। आपने स्वपोषी पोषण देख लिया, अब बात करेंगे विषम पोषी पोषण। भोजन ग्रहण करने की विभिन्न विधियां। ठीक है, तो इसमें जो है भोजन ग्रहण करने की विभिन्न विधियां हैं। कौन कौन सी? मृत जीवी। क्या कह रहा है? मृत जीवी। इसमें जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान अभी मत दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। वे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से जो विघटित हो चुके पदार्थ हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? मृत जीवी पौधे। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? फफूंदी, ईस्ट, मशरूम। आप यहां समझ सकते हैं, जीव भोजन को शरीर के बाहर विघटित करता है, शरीर के बाहर उसे तोड़ता है। विघटित माने होता है तोड़ना, तोड़ता है और फिर अवशोषित करता है, जिसमें फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आते हैं। ठीक है भाई, मशरूम जिसे कहीं कहीं जगह पर कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसी की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्राणी संभोज। ठीक है, प्राणी संभोजी कौन कौन से होते हैं? संपूर्ण भोजन, जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ है का अंतःग्रहण करते हैं। ठीक है, अंतःग्रहण करते हैं, जैसे हम लोग भोजन को पेट के अंदर ले जाते हैं और पाचन शरीर के अंदर होता है, जिसमें अमीबा जो होता है वो बिल्कुल मानव शरीर की तरह होता है। ये मानव शरीर की तरह, हम लोगों की तरह नहीं। भोजन करने के मामले में ये जो है क्या करता है, पहले अपने अंदर भोजन को ले जाता है, इसके बाद इसको खा पी के अवशोषित करके इसमें से जो
ऊर्जा होती है उसे अपने अंदर रख लेता है, उसके बाद मल त्याग करता है। जैसे मनुष्य होता है, भोजन करता है और इसके बाद इसका अवशोषण कर लेता है, भोजन का जो मल होता है उसे त्याग देता है। उसी तरीके से अमीबा भी कार्य करता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं इसमें। तो आप ये समझ गए होंगे प्राणी समभोजी में कौन कौन से आते हैं। और भी आते हैं मेरे भाई, ये नहीं कि ये दो ही आते हैं। तो अमीबा और मानव शरीर, ठीक है, अमीबा और मानव। परजीवी में क्या है, अन्य जीवों, ठीक है, अन्य जीवों को बिना मारे उससे पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल, जू, फीता, फीता कृमि, ठीक है। अब समझिए कि ये परजीवी क्या है। ये ऐसा जीव है, ऐसा जीव होता है कि अपना खुद भोजन नहीं बनाता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। यह क्या करता है, किसी दूसरे के ऊपर बैठ जाएगा और उसके शरीर से ऊर्जा लेता रहता है। जो सर में जू पड़ जाते हैं, जू, वो भी अपना भोजन नहीं बनाते, वो हमारे शरीर से, हमारे सिर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। और अमरबेल एक पौधा होता है जो दूसरे पौधे के ऊपर ऐसे लपेट लेता है और यह क्या करता है, देखिए, बिना मारे पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे जो जीव होते हैं वो पेड़ के ऊपर बैठ गए, वो कह रहे हैं तुम तो जितना खाना है खाओ, हम तो अपना पेट भरेंगे, लेकिन तुम्हें मारेंगे नहीं, क्योंकि तुम मरोगे तो हम भी मरेंगे, क्योंकि हम तुम्हारे ऊपर ही आश्रित हैं। नेक्स्ट समझते हैं। तो स्वापोषी पोषण समझ गए होंगे, उसके बाद विषमपोषी पोषण समझ गए होंगे, प्रकाश संश्लेषण समझ गए होंगे। उम्मीद है अब इसके आगे समझते हैं। ठीक है। एक कोशिकीय जीव में पोषण, एक कोशिकीय जीव में पोषण, एक कोशिकीय में क्या है, अमीबा। तो हम बात करेंगे अमीबा में पोषण की। अमीबा अपनी कोशिकीय सतह से भोजन ग्रहण करता है। ठीक है। अमीबा जो होता है, अमीबा का ही चित्र है। ठीक है मेरे भाई। तो इसमें क्या है, अमीबा अपनी कोशिकाएं, ठीक है, अपनी कोशिकीय सतह से भोजन ग्रहण करता है। फर्स्ट क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। देखिए, यह अंगुली जैसे अस्थाई प्रवर्ध, ठीक है, क्या है, प्रवर्ध, पादाभ की मदद से भोजन घेरता है। ये जो इसके दिख रहे हैं ना भाई, ये पादाभ है, इसके समझ लीजिए कि हाथ है। अगर हम इसको हाथ समझें कि इसके हाथ हैं, ये भोजन इसके पास गया, इसने भोजन को ऐसे घेर लिया, ये भोजन है, इसको ऐसे घेर लिया। अब घेरने के बाद क्या कर रहा है, भोजन के कण संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनते हैं। तो भोजन के जो भोजन के कण संगलित होकर क्या कर रहे हैं, खाद्य रिक्तिका बनते हैं। तो ये जो है खाद्य रिक्तिका, यहाँ पर जो जगह हो रही है, इसे ही जो है यहाँ जाकर के एक खाद्य रिक्तिका बनता है। भोजन को देखा इसने, भोजन को अमीबा ने देखा और अपने हाथ फैला दिए इसे। अब हाथ फैलाए तो धीरे धीरे कण को घेर लिया और घेरने के बाद खाद्य रिक्तिका तक ले गए। ठीक है भाई। इसके बाद रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में होता है। क्या हो रहा है, जो जटिल पदार्थ हैं, वे क्या हो रहे हैं, जटिल पदार्थ क्या हो रहे हैं, सरल पदार्थों में टूट रहे हैं मेरे भाई। ठीक है। तो ये जो खाना है, इसका जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य कण है, ये पहले खाद्य रिक्तिका में पहुंचा, वहां पर उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ जो पदार्थ है वो सरल पदार्थों में टूट गया।
ठीक है, जो जटिल पदार्थ है वो सरल पदार्थ में टूट गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये सरल पदार्थों में टूटा, इसके बाद जो है ये क्या करता है, अपशिष्ट का निष्कासन, यानी कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन किए, भोजन को हमने पचाया और जितना पचा उससे ऊर्जा ग्रहण किए, वही ये काम करता है कि भोजन कर लेता है, उसके बाद उसमें से जटिल पदार्थों को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेता है और सरल पदार्थ बना लेता है, उससे ऊर्जा अवशोषित कर लेता है और उसके बाद मल का त्याग करता है। उसी तरीके से मानव भी काम करता है, भोजन किया, ऊर्जा अवशोषित की और मल का त्याग किया। ठीक है, इसके बाद समझते हैं, ये आप समझ गए होंगे अमीबा। नेक्स्ट समझते हैं क्या है। देखिए मेरे भाई, मानव पाचन तंत्र, आपने पोषण तो पढ़ लिया, पोषण पढ़ लिया ना, अब हम बात करेंगे पाचन की। ठीक है, पोषण आपने पढ़ लिया, अब बात करेंगे पाचन की। अगर पोषण आपको समझ में आ गया हो तो, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस जैसे वीडियो आपको निरंतर मैं देता रहूं। और आपका एक एक सब्सक्राइब, एक एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन बनता है। ठीक है भाई, देखिए क्या है, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। इसमें आहार नाल होता है। आहार नाल, आहार नाल मुख से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली होती है। ये जो मुख गुहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आहार नाल, जो हम भोजन करते हैं वह जिस भी रास्ते से जाता है वही आहार नाल होता है। ठीक है भाई, तो आहार नाल क्या है, मुख से लेकर गुदा द्वार तक का जो पथ होता है वही आहार नाल होता है। एक एक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ जो निशान लगे हुए हैं गलत लगे हुए हैं, मैं पहले इसको लगा देता हूँ। ठीक है, ये यकृत है ही, ठीक है, आमाशय ये है। ठीक है भाई, इसको आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये है आमाशय। इसके बाद ये क्षुद्रांश जो है इसे है, ये है। ठीक है मेरे भाई, क्षुद्रांश ये है। और इसके बाद हाँ ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद इसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। इसके बाद इसको समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मुख गुहा हो गया, ये ग्रासनी है, आमाशय है, यकृत है, अग्नाशय है। ठीक है, ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये पित्त है। ठीक है मेरे भाई, पित्त है ये। और ये क्या है, क्षुद्रांश है, और ये बृहद आंत है, और ये क्या है, गुदा है। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए इसको समझाते हैं कि इसमें क्या क्या है। मानव में पाचन की प्रक्रिया, मानव में पाचन की प्रक्रिया को समझेंगे। ठीक है, देखिए मुख, देखिए पाचन कैसे कैसे होता है, बस वही समझना है। आपको तो पहले से ही पता है कि भाई हम भोजन किए और वह पेट तक गया, उसके बाद कहाँ कहाँ से जाता है, बस वही समझना है और कैसे कैसे कार्य करता है। देखिए मुख में हमने डाला भोजन को, लार एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज एंजाइम, मड जिसे मड भी कहते हैं, को शर्करा में तोड़ता है। ठीक है, क्या किया, जो लार होता है, जब हम भोजन को चबाते हैं तो उसमें लार एंजाइम मिलता है। ठीक है, एंजाइम मिलता है और उसके बाद शर्करा में उसे तोड़ता है। इसके बाद क्या होता है, भोजन आहार नाल से होते हुए, भोजन कहाँ से होते हुए, भोजन को इस मुख के अंदर हमने मिलाया, भोजन को मुख के अंदर मिलाया, इसके बाद ग्रास नली से होते हुए यह पहुंचता है आमाशय में। कहाँ पहुंच गया, आमाशय में। और जब आमाशय में पहुंचा तो जठर ग्रंथियां स्रावित करती हैं। इनको क्या करती हैं, जठर ग्रंथियां जो होती हैं, जो आमाशय में होती हैं, वह इसे स्रावित करती हैं।
इसके बाद क्या है, इसमें क्या क्या होता है, आमाशय में ही इतनी क्रिया होती है, 1 2 और 3। इसमें क्या है, HCl जो कि एक प्रबल अम्ल है, अम्लीय माध्यम बनाता है। क्या करता है, अम्लीय माध्यम बनाता है, पेप्सिन की प्रक्रिया में क्या करता है, पेप्सिन की प्रक्रिया में सहायक होता है। ठीक है, और पेप्सिन क्या है, पेप्सिन का पाचन करता है। कौन, ये आमाशय में क्रिया हो रही है, अम्लीय माध्यम बनता है कौन, HCl अम्ल। ठीक है, पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। पेप्सिन देखिए, पेप्सिन का पाचन करता है आमाशय में। इसके बाद तो स्लेमा क्या होता है, ये हमारे जो है आमाशय में स्लेमा पाया जाता है और इससे गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो भोजन में, जो भोजन आप किए हैं उसमें जाके मिल जाता है। ठीक है, और क्या होता है, आमाशय के स्तर पर की अम्ल से रक्षा करता है। क्या करता है, आमाशय के स्तर की, जो आमाशय का स्तर होता है, जो किनारे का भाग होता है, अम्ल से रक्षा करता है। कौन, स्लेमा की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसके बाद बात करेंगे क्षुद्रांश की। क्षुद्रांश क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल है। जो क्षुद्रांश होता है, जो क्षुद्रांश यहाँ पर देखिए, ये क्षुद्रांश का ही चित्र है। तो यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, सॉरी, देखिए यहाँ से भोजन गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कर लेता है। इसके बाद क्या है, यकृत से पित्त रस, यकृत जो होता है, जो ये यकृत है, यकृत, इससे पित्त रस बनता है। ठीक है, वसा का इम्लिसीकरण, बड़ी गोलिकाओं को छोटी में तोड़ना। तो पित्त रस से, यकृत से पित्त रस होता है। ठीक है, वसा का इम्लिसीकरण और बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में, छोटी में तोड़ना होता है। अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय से रस होता है। ठीक है, एक अग्नाशय में रस होता है, ट्रिपिस। ठीक है, ट्रिपिस न होता है, जिसे प्रोटीन है, ये क्या है, ट्रिपिसन एक क्या है, प्रोटीन है, और लाइपेज वसा एंजाइम होता है। इसके बाद अंतिम उत्पाद की बात करेंगे। अंतिम उत्पाद क्या होता है, देखिए इस तरीके से, प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बना, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल के बाद क्या होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों हो सकते हैं। इसके बाद बनता है ग्लूकोज, क्या बनता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज और वसा दोनों। ठीक है, वसा, इसके बाद वसा अम्ल बनता है, इसके बाद ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। इसके बाद आप देखिए, आपने देखा कि पाचन कहाँ कहाँ से होकर जाता है, आहार नाल क्या है, ये चित्र आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही आपसे बनाने के लिए बोलता है। ठीक है, तो इसके बाद ये पाचन की प्रक्रिया है जो अभी मैंने आपको समझाया। इसके बाद है, इसके बाद क्या है, श्वसन। आपने क्या समझा, आपने पाचन पढ़ा और पोषण पढ़ा। अब हम बात करेंगे श्वसन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे श्वसन की। तो श्वसन कैसे होता है, समझिए। भोजन से ऊर्जा, भोजन से ऊर्जा उत्पादन का क्रम, भोजन से ऊर्जा उत्पादन का क्रम। खाद्य पदार्थों का उपयोग कोशिकाएं ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। क्या है, खाद्य पदार्थों का उपयोग, जो खाना आप खाए हैं उसका उपयोग कोशिकीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। और उसमें पहला चरण क्या है, पहले ग्लूकोज, बात करेंगे ग्लूकोज की। तो इसमें क्या है, 6 कार्बन अणु होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु का पाइरूवेट,
ठीक है, पायरुवेट, और इसके बाद 3 कार्बन अणु, 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है। ठीक है, विखंडन, ये ड है। ठीक है, विखंडन। ठीक है भाई, तो ग्लूकोज पायरुवेट का क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन अणु होते हैं, का पायरुवेट जिसमें 3 कार्बन अणु होते हैं में विखंडन कर देता है, तोड़ देता है। इसके बाद क्या होता है, यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। यह कहाँ होता है, यह कहाँ होता है, कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। तो पहला चरण हो गया कि भोजन से ऊर्जा उत्पादन का क्रम, भोजन से ऊर्जा उत्पादन के क्रम में पहला चरण है ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन। इसके बाद इसका जो है कोशिका द्रव्य में यह प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट समझते हैं क्या है, ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ, ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। देखिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या करता है, ये 6 कार्बन अणु हैं इसमें। ठीक है, ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु हैं। ये कहते हैं कि कोशिका द्रव्य में क्रिया होती है। ये एक डायग्राम है जिसे हम माइंड मैप कह सकते हैं, उसी तरीके से। तो ये ग्लूकोज क्या हुआ, पायरुवेट में टूट गया, तो 3 कार्बन अणु इसमें हैं और प्लस ऊर्जा है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट, ईस्ट जो होता है, जो अभी आपने पीछे देखा ईस्ट, उसी की बात का, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति माने होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसमें एथेनॉल, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ये 3 चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, विखंडन के पथ, वहां से ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ये 3 हो सकते हैं। या फिर ऐसे हो सकता है कि यहां पर पायरुवेट हुआ, इसके बाद ऑक्सीजन का अभाव हमारी पेशी कोशिका में, अगर ऑक्सीजन का अभाव है तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बन जाता है। और इसके बाद क्या होता है, यहां से तो इतना तो बनेगा ही, ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा ही। इसके बाद क्या बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, और कहाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया। 3 जगहों पर इसका कार्य हो सकता है। पहला, ऑक्सीजन अगर अनुपस्थित है, ऑक्सीजन अगर अनुपस्थित है तो ईस्ट में, अगर ऑक्सीजन का अभाव है, ऑक्सीजन की कमी है, तो हमारी पेशी कोशिका में यह बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन अगर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन अगर बिल्कुल नहीं है तो यह ईस्ट में होगा। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो यह जो है हमारी पेशी कोशिकाओं में होगा। और अगर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में है या उपस्थित है तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा बनेगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई या नहीं? अगर नहीं क्लियर हुई है तो प्लीज थोड़ा सा पीछे जाइए, इसको रिटर्न देखिए। रिकॉर्डेड वीडियो का यही सबसे बड़ा फायदा होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए, एटीपी, एटीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म है भाई। ठीक है, एडेनोसिस, ठीक है, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है, और फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप याद रखिएगा प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप याद रखिएगा। समझिए, ये लास्ट स्लाइड होने वाली है मेरे भाई। और अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देखा है तो मुझे लगता है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आपको ऐसे ही और क्लासेस की आवश्यकता होने वाली है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है भाई,
देखिए, तो श्वसन में मोचित ऊर्जा का उपयोग, श्वसन में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी, क्या है, एडीपी, यह जो है एटीपी नहीं, एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनने में होता है। श्वसन में मोचित ऊर्जा का उपयोग क्या होता है, एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनने में होता है। जैसे एडीपी प्लस पी, ठीक है, उसके बाद प्लस ऊर्जा, ये तीनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, एटीपी बनता है। एटीपी क्या होता है एक बार ये समझ लीजिए, ये क्या है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। जैसे हमारी आवश्यकता रुपया पैसा होता है, वैसे ही शरीर की आवश्यकता क्या होती है, एटीपी होती है। एटीपी से ही हमें ऊर्जा मिलती है। जो हमारा शरीर होता है उसमें एटीपी से ही उसके सेल्स को, उसकी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या है, एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा, एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिकाओं की ऊर्जा को, कोशिकाओं की क्रियाओं को चलाती है कौन, एटीपी। ठीक है भाई, तो एटीपी से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है, ऊर्जा मुक्त होती है जो कोशिकाओं की क्रियाओं को चलाती है। यदि मेरे अंदर एटीपी नहीं बन रहे होते तो मैं इस तरीके से बोल नहीं पाता, मेरा हाथ पैर नहीं उठता, जो मैं इस तरीके से मूव कर पा रहा हूं मैं मूव नहीं कर पाता। तो एटीपी की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। ठीक है, तो उम्मीद है यह जो चीज़ें मैंने आपको बताया अभी, ये आपको पसंद जरूर आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है। आपने इसमें क्या क्या पढ़ा है, आपने इसमें देखिए, आपने इसमें क्या, यहाँ से देखिए एक बार समझ लीजिए। आपने पढ़ा जैव पराक्रम में सजीव और निर्जीव में अंतर पढ़ा, मुख्य जैव पराक्रम के 4 अंग पढ़े। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आपने पढ़ा पोषण, पोषण में 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, दोनों ये पढ़े। और इसके बाद आपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है यह भी पढ़ा, और स्ट्रोमाटा या रंध्र जिसे कहते हैं रंध्र के बारे में पढ़ा। और इसके बाद आपने क्या पढ़ा, विषमपोषी पोषण क्या होता है इसके बारे में, अमीबा के बारे में आपने जाना, और नेक्स्ट क्या जाना आपने, पाचन तंत्र के बारे में जाना, और नेक्स्ट इसके बाद श्वसन के बारे में आपने जाना, और लास्ट में हमने बताया आपको एटीपी। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आप देख चुके हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको आगे के जो बचे हुए हैं, जैसे देखिए इसमें अभी उत्सर्जन बचा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, उत्सर्जन बचा है और वहन, अभी 2 चीजें इसमें बची हुई हैं, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।